हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का जो आज एग्जाम हुआ है सिविल ब्रांच का, उसके सॉल्यूशंस को ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है, सब्सिक्वेंटली मैं वीडियोस डालता रहूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एक्सपेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कॉज्ड बाय। तो जो सीमेंट का एक्सपेंशन है जो कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ड्यू टू फ्री लाइम या हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO या CO के फॉर्म में हमारा एक्सपेंशन को हम मेजर करते हैं, जिससे हम साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। इन अ रिजर्वायर विथ अनकंट्रोल्ड स्पिलवे द पीक ऑफ प्लॉटेड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। तो अगर हम इनफ्लो हाइड्रोग्राफ देखें, ठीक है, और जो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ हमारा बनता है अनकंट्रोल्ड स्पिलवे में, उसमें हमारा जो पीक होगा दैट इज एट द इंटरसेक्शन। जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारी रिसेशन लिम्ब है, वहां पर होगा इसका पीक। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो पीक है प्लॉटेड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का, इट लाइज ऑन द रिसेशन पार्ट ऑफ द प्लॉटेड इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। यहां पर एक फ्रेम दिया हुआ है जिसमें हमारे AO मेंबर्स हैं, OB मेंबर्स हैं, OC मेंबर्स हैं, सभी की लेंथ इक्वल है और उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया EI, जो फ्लेक्चरल रिजिडिटी, वो सेम है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बेंडिंग मोमेंट इस ज्वाइंट पर कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हर मेंबर की अपनी मोमेंट कैपेसिटी होगी, जो कि हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा इधर हमारा फॉर एंड इज हिंज्ड, यहां फॉर एंड इज फिक्स्ड और यहां फॉर एंड इज फ्री। तो इस मेंबर की जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। यानी हमारा अगर M मोमेंट अप्लाई हो रहा है तो MOA और MOC जो होंगे वो M के बराबर होंगे। अब जो OA में मोमेंट जाएगा, आपको पता है फॉर एंड अगर हमारा हिंज है तो जो हमारा यूनिट स्लोप प्रोड्यूस करने के लिए मोमेंट चाहिए दैट इज 3EI/L। और जो फिक्स्ड एंड फॉर अगर हमारा फिक्स्ड है तो उसके लिए जो मोमेंट रिक्वायर्ड at this O to produce a unit slope that is 4EI/L। तो हमारा जो MOC होगा that will be distribution factor for this OC member multiplied by जो मोमेंट हमारा एक्ट कर रहा है उस प्रोपोर्शन में हमारा ये मोमेंट कैरी करेगा। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर OC के लिए कितना होगा, that will be 4EI/L divided by summation of all moment capacities, जो हमारा 3EI/L डिवाइडेड बाई 4EI/L। तो हमारा ये आ जाएगा 4/7 M बेंडिंग मोमेंट। अगर हम इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर ये मोमेंट हमारा 4M/7 आएगा, यहां पर हमारा 4M/7 आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर इस मेंबर का ड्रॉ करेंगे तो यहां पर 4 फिक्स है तो कोई भी मोमेंट नहीं रहेगा, यहां केवल हमारा 3M/7 रहेगा। और जो OB है वहां पर हमारा ये 0 मोमेंट रहेगा, बिकॉज हमारी इस मेंबर की कोई भी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आते हैं रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अ व्हीकल नेगोशिएट्स एक ट्रांजिशन कर्व को नेगोशिएट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पर, और रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व R है, और हमारा अलाउबल जर्क क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, जिसको आप कहीं जगह से C के नाम से जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है वो हमारा होता है V² डिवाइडेड बाई R/T। T हमारा जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है उसको ट्रैवर्स करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हमारा T है। ठीक है, और T इज हम लिख सकते हैं कि V वेलोसिटी से अगर ट्रैवर्स किया तो LS/V होगा। इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज V³/J/R। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, J इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो आप पढ़ते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हो सकता है कि ये इस ऑप्शन में इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो। तो अभी के हिसाब से कोई भी ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा V³/JR होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर अ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन शियर स्ट्रेस डायग्राम। ये आपने पढ़ रखा है कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो हमारा टेंसाइल पोर्शन है वो हम कंक्रीट नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो मोमेंट, हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक और
अप टू सेंट्रॉइड ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट वो हमारा कांस्टेंट रहता है। कंक्रीट का शियर कैपेसिटी बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज इट इज अज्यूम्ड एज क्रैक्ड सेक्शन। तो यहाँ पर पैराबोलिक अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। उसके बाद आते हैं, एक हमारी इमेजिनरी लाइन है अलोंग द बोल्ट्स इन एंगल सेक्शन, उस लाइन को हम कहते हैं रिवेट लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन, एक इसको टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं स्क्रीव लाइन। ये सारी एक ही टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारी बोल्ट्स के थ्रू पास होके जाती है, उसे हम इन सभी नामों से जानते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर एक स्टैटिक इंडेटरमिनेट फ्रेम दिया हुआ है जहाँ 3 इंटरनल हिंजेस हैं, 3 हिंज सपोर्ट्स हैं और 2 फिक्स सपोर्ट्स हैं। हमें स्टैटिक इंडेटरमिनेसी निकालनी है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला 3c माइनस r डैश। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज लूप्स जो होंगे वो हमारे, अब करके देखोगे तो वी विल गेट 7 एज अ नंबर ऑफ क्लोज लूप्स एंड नंबर ऑफ रिलीजेस जो होंगे वो हमारे 3 + 2 + 1 होंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 15 एज द स्टैटिक इंडेटरमिनेसी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो हम यूज करते हैं IS 456 के अकॉर्डिंग ड्यूरेबल कंक्रीट के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपोजर कंडीशन कितनी है, कैसी है। 5 कंडीशंस में हमारे IS 456 ने दिया है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। उस पर डिपेंड करेगा और डिपेंड ऑल्सो करेगा कि हमारा ग्रेड कंक्रीट का क्या ग्रेड यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो ये हमारी मैक्सिमम लिमिट देता है ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड, बट जो मिनिमम सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमारी एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करेगी, ग्रेड ऑफ सीमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे जो ग्रेड का सीमेंट हो आपको यूज वही करना है जो हमारा IS 456 यूज कर रहा है, बस इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अब तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज इन अ प्लास्टिक एनालिसिस, हमारा जो कर्वेचर होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, और जो मोमेंट कैपेसिटी होती है उस सेक्शन पे वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होती है और उस जगह हमारा इनफिनाइट रोटेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी। हमारा एक साइड अगर आप रेनफॉल इंटेंसिटी ले लो, दूसरे साइड टाइम ले लो, तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो हमारा हाइटोग्राफ कहलाता है। ठीक है, एक 4 स्पैन की कॉन्टिन्यूअस बीम है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन्स आर 4 और हमसे बोला जा रहा है कि हमें मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट अगर चाहिए किसी सपोर्ट बी पर, यानी नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट हमारा ये है, लेफ्ट से जो पहला सपोर्ट है वो हमारे बी सपोर्ट है सभी बीम्स में, सभी ऑप्शंस में, और हमें बताना है कि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के लिए हमें लाइव लोड का कैसे प्लेसमेंट करना है। तो मैंने एक IS 456 का एक वीडियो भी बताया था जिसमें आपको बताया था कि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के लिए आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करोगे, यू विल अप्लाई यूनिट मोमेंट। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर इस तरह ड्रॉ कर लें, 1 2 3, ये हमारे 4 स्पैन हो गए। अगर आपको इस सपोर्ट पे मैक्सिमम हॉगिंग नेगेटिव मोमेंट चाहिए तो विल अप्लाई यूनिट रोटेशन। तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आपको जो लाइव लोड है वो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के लिए यहां प्लेस करना होगा और हमारे अल्टरनेट स्पैन्स में रखना होगा। तो एक अगर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें चाहिए तो हमें लाइव लोड को यहाँ प्लेस करना होगा उनके एडजेसेंट स्पैन पर और उसके अल्टरनेट स्पैन, एक स्पैन छोड़कर। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आप मेरा IS 456 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो रेनॉल्ड्स नंबर है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। विच टेस्ट इज नॉट यूज फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए हम एयर परमेबिलिटी टेस्ट नहीं यूज करते, ये हम फाइननेस या स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए यूज करते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक हमारी 1 घंटे की रेनफॉल है, उस 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है जिसका रिटर्न पीरियड जो है 50 ईयर्स है, यानी हमारा T इज 50 ईयर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वंस इन 50 ईयर्स में होने की जो प्रोबेबिलिटी है रेनफॉल की वो 1/50 है, यानी 0.02 है। और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा स्मॉल p हो गया, ये q हो गया, 1 - 0.02 यानी 0.98। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो वंस इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 0.98 की पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.04 एज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद आते हैं कि एक चेन है जिसकी जो डेजिग्नेटेड लेंथ है, ठीक है, वो L है, एक्चुअल लेंथ L डैश है, और जिसे हम यूज कर रहे हैं लाइन को मेजर करने के लिए, जो ट्रू लेंथ होगी वो हमारी L डैश बाई L इंटू मेजर्ड लेंथ होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लैक ऑफ फिट प्रॉब्लम्स जो ट्रस में होती हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो इंटरनल मेंबर है, जैसे अगर हम, ये हमारा ट्रस है, इसमें अगर हमारा लैक ऑफ फिट प्रॉब्लम है तो हम मान लें कि अगर हमारा एक मेंबर हमने यहां पर लगाया है तो ये मेंबर हमारा छोटा हो गया, तो हमने क्या किया, एक फोर्स लगाई जो कि हमारी एक एक्स्ट्रा मेंबर की तरह काम करेगी। तो होगा क्या, वो ट्रस पर हमारा इंटरनली इनडिटर्मिनेट ट्रस हो जाएगा। तो लैक ऑफ फिट प्रॉब्लम जो है ट्रस में, वो हमारी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस के फॉर्म में होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा एक 2 डायमेंशनल स्ट्रेस है, सिस्टम है, और हमसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस चाहिए। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज आपको दिख रही हैं, आप जस्ट इनको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये आएगी 60 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा 1 जो आएगा हमारा वो 110 मेगा पास्कल आ जाएगा, और जो मिनिमम नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी वो 10 मेगा पास्कल हो जाएगा। तो आपकी जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी दैट विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 100 बाई 2, यानी 50 मेगा पास्कल इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासिस सिल्ट फैक्टर हमारा क्या होगा, 1.76 टाइम्स दी जो हमारा मीडियन साइज है सिल्ट पार्टिकल का स्क्वायर रूट में 1/2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अर्दन रोड्स में हमारी सॉइल्स यूज की जाती हैं, ठीक है, अब वो अर्दन रोड्स जो हैं हमारी बेस कोर्स में भी हम सॉइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वियरिंग कोर्स में भी अगर हम यूज कर रहे हैं सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अर्दन रोड्स आप बना रहे हो सिंपली, और जो सॉइल्स का हमारा स्पेसिफिकेशन है, लिक्विड लिमिट जो होनी चाहिए वो हमारी 35 से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। और बेस कोर्स के लिए जो आईपी की वैल्यू है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है, वो हमारी 6% से कम होनी चाहिए फॉर बेस कोर्स, और जो हमारा नॉन जो वियरिंग कोट है वहां पर हमारी 4 से 10% मैक्सिमम हो सकती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बिटुमिन को सॉइल पे ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या करता है, कोहेशन बढ़ा देता है। इसी वजह से जब हम सैंड के साथ उसका सॉइल सैंड सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, बिकॉज वो कोहेशन इम्पार्ट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इंक्रीजेस कोहेशन होगा। 21 में हमारा एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, तो आपको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए जब आप डिफ्लेक्शन इस कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से डिफ्लेक्शन बैलेंस करोगे तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन आएगा बी पे वो हमारा 3WL/8 होता है। उसके बाद हमारा सम ऑफ नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर, नॉन टॉक्सिक की बात कर रहा है, तो आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम तीनों मेटल्स हैं जो कि नॉन टॉक्सिक बिहेवियर के होते हैं। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है जिसमें हमारे 2 कंसंट्रेटेड लोड हैं, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वही हमारी प्रोफाइल हम अपने रखते हैं लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से। तो हमारी यही प्रोफाइल आप देख रहे हो कि ये हमारी ट्रेपेजॉइडल प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट नोडल पॉइंट्स ऑफ रैफ्टर इन रूफ ट्रस सो एज टू अवॉइड बेंडिंग मोमेंट इन द रैफ्टर। ये आपको मैंने वीडियोज में भी एक्सप्लेन किया है गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस में। एक सिमेट्रिकल फुटिंग है जो कि लीनियर आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉइल में रेस्ट कर रही है एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंसेंट्रिक लोड। कंसेंट्रिक लोड का मतलब ये है कि जो हमारी फुटिंग है उसके ऊपर मान लो कॉलम है, तो जो हमारा उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे हमारा विदाउट एनी एसेंट्रिसिटी लोड एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस है अज्यूमिंग दैट फुटिंग इज परफेक्टली रिजिड, ठीक है, परफेक्टली रिजिड है, ठीक है, तो कोई भी इसमें बेंडिंग डिफॉर्मेशंस नहीं होंगे। तो जो हमारा इलास्टिक फाउंडेशन इसके नीचे रखा है इट विल डेवलप अ यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हमारी नहीं आ रही, तो यहाँ इट विल रिजल्ट इनटू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अभी नेक्स्ट
वीडियोस में फर्दर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।